हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो चलिए 4 फरवरी के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है वो देखते हैं। पहला है आर्द्र भूमि दिवस को लेकर। तो आर्द्र भूमि दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो इम्पोर्टेंट पहली चीज क्या है, आर्द्र भूमि वेटलैंड डे दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। इस बार की थीम क्या थी? थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो कॉमन फ्यूचर जो एसडीजी गोल जैसी थीम है ये, कि प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट थीम रहेगी। उसके बाद है आयोजन। तो इस बार जो आयोजन हुआ है भारत वाला, वो पर्यावरण जो मंत्रालय है मोइसिफ, उसने क्या किया है, ये 2 फरवरी 2025 को, मतलब उत्तर प्रदेश के जो गोंडा जिला है, पार्वती अर्गा जहाँ पे है, ये गोंडा जिला में पार्वती अर्गा जो रामसर साइट है, ये अर्गा है, पार्वती अर्गा रामसर साइट, वहां पे इसका आयोजन हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्या चीज है सबसे, कि गोंडा जिले में इस बार आयोजन हुआ है। और गोंडा जिले में कौन सी रामसर साइट से? पार्वती अर्गा। तो ये हमने देखा। उसके बाद क्या है कि इस बार की थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो इस बार की थीम थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है। महत्वपूर्ण घोषणाएं इसी टाइम कौन सी हुई है? तो जो अपने केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, उन्होंने अयोध्या देवी पाटन नेचर कल्चर टूरिज्म कॉरिडोर के विकास की घोषणा की। तो अयोध्या से देवी पाटन जगह है, वहां कल्चर ने नेचर कल्चर टूरिज्म, मतलब नेचर से संबंधित जो कल्चर डेवलपमेंट है जो पर्यावरण के लिए होता है, उसकी बात कही है। और रामसर अब देख ही चुके हैं हम 2 बार, ये रामसर 89 भारत में हो गए हैं। उसके बाद है IVCA, फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब कैट का मतलब क्या है? बिग कैट अलायंस, जो कैट की श्रेणी में, मतलब ये टाइगर है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन भारत ने ही किया था। तो इसे देखें तो 9 अप्रैल 2023 को, 9 अप्रैल 2023 को 50 साल प्रोजेक्ट टाइगर के पूरे हुए थे। तो भारत में 1973 में क्या चला था? प्रोजेक्ट जो टाइगर हुआ करता था, 2023 में उसके 50 साल पूरे हुए। तो भारत ने सोचा क्यों ना एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए जो क्या हो, बिग कैट के सुरक्षा के लिए। तो इन्हें क्या कहते हैं? बिग कैट कहते हैं। तो ये क्या है, आईवीसीए की शुरुआत हुई थी। अब आईवीसीए शुरू तो हो गया, पर गठन के बाद एकदम से तो प्रभावी नहीं हो जाती है कोई संधि। तो पर्यावरण मंत्रालय ने अब बताया है कि 23 जनवरी से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन बन गया है। जैसे हम देखते हैं यूनेस्को वगैरह, ये कई सारे अंतर सरकारी संगठन होते हैं, तो वैसी ही श्रेणी में अब आईबीसीए आ गया है। तो ये देखा, सदस्य देश अभी कितने हैं? तो 27 देश इसमें शामिल। अब टाइगर जो होते हैं वो हर देश में नहीं पाए जाते, तो 27 जो देश हैं उनमें अभी शामिल हो गए। आगे इनकी संख्या बढ़ेगी तो देखेंगे। तो ये देखा। अभी इसकी पुष्टि किस किसने कर दी है? निकारागुआ, स्वातिनी, भारत और सोमालिया और लाइबेरिया, इन्होंने की है। आईवीसीए का उद्देश्य क्या है? जितने भी बिग कैट हैं उन सबको संरक्षण करना। तो बिग कैट में कौन कौन सा आता है? एक तो बाघ आता है, टाइगर, फिर लॉइन शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, और हिम तेंदुआ। तेंदुआ में 2 प्रकार होता है, एक हिम तेंदुआ होते हैं जो व्हाइट वाले, वो कहाँ पाए जाते हैं? जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, ऐसे एरिया में। तो दुनिया में कहीं पे भी पाए जाएंगे जो बिग कैट लाइन्स, उनका संरक्षण। अब बिग कैट में फिर अगला आता है चीता, जैगुआर। चीता तो अभी हमने लेके ही आए हैं अफ्रीका से। उसके बाद जैगुआर और प्यूमा। अब ये जैगुआर और प्यूमा है, ये गाड़ियों के नाम सुने होंगे और कंपनियों के नाम, जैसे प्यूमा सुनते हैं और जैगुआर जो टाटा की है। तो ये नाम है इन्हीं टाइगर के। भारत में ये दोनों नहीं पाए जाते। अगर पूछा जाए इन सब में से भारत में कौन सा नहीं पाया, चीता भी भारत में 1952 तक तो पाया ही जाता था, और अब दोबारा से इंट्रोड्यूस हो गया है। पर जैगुआर और प्यूमा नेचुरली भारत में नहीं पाए जाते, तो ये याद रखना है। उसके बाद है भारत में जो बेरोजगारी दर है वो 5% से भी घट गई है, 6% से। मतलब पिछले 5 वर्षों में अगर 5% से नीचे आ गए तो बड़ी बात है। तो 3.2 हो गया है, तो 3.2% हुई है बेरोजगारी दर। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रहे ना। तो नंबर थोड़ा क्रम से है, 3-2, तो ऐसे याद कर सकते हैं। 3-2 एक टाइप का है, खत्म होने की तरफ है ना, तो 3-2 हुआ है, कभी एक हो जाएगा। तो 3.2 है, वो अभी क्या चल रही है? बेरोजगारी दर चल रही है। अब जो 15+ आयु वर्ग है, तो 15+ आयु वर्ग के बारे में बताया गया है कि यह गिरावट 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों में दर्ज की गई है। अब बेरोजगारी जो दर है वो 15 वर्ष से ऊपर के जो युवा हैं उनमें देखी गई है। तो रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार कई सारे प्रयास भी कर रही है, तो ये है। उसके बाद है समुद्रयान। तो समुद्र में एक शिप भेजी जाएगी, समुद्र में एक शिप भेजी जाएगी, जिससे समुद्र का क्या किया जाएगा? 600 करोड़ रुपए से 6000 मीटर की गहराई में उसे पनडुब्बी की तरह एक तकनीक बना के उसे भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो समुद्र के गहरे समुद्र में खनिज हो सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? मानव जो जाएंगे, 3 मानव, और वो बाहर क्या करेंगे? खनिज संपदा हुई,
जो पर्यावरण विशिष्टता मतलब बायोडायवर्सिटी हुई है, इन सब की वहाँ पे पड़ताल कर पाएंगे। तो ये मंत्रालय कौन सा है? तो वित्त मंत्री ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी के अंदर ही तो जा रहे हैं, विश्व मौसम पहल के लिए इसमें क्या हुआ, धन आवंटित किया। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय याद रख लेना, क्योंकि ये पृथ्वी के कहाँ जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो ये याद करना है। समुद्रयान काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम गगनयान की बात कर रहे हैं इस साल, और अब समुद्रयान है, तो ये वाला एरिया देखें। उसके बाद है आकाशवाणी का विशेष रेडियो श्रृंखला हर कंठ में भारत लॉन्च हुआ है। तो आकाशवाणी क्या करता है, रेडियो जैसे उनके प्रोग्राम आते रहते हैं, जैसे 7 बजे से 8 बजे ऐसे करके आते रहे, तो उसमें ये विशेष श्रृंखला हुई है। उस श्रृंखला का नाम क्या है, हर कंठ में भारत लॉन्च हुआ है, हर कंठ में भारत तो लॉन्च हुआ है। अब सर क्या है, 1 फरवरी मतलब कब इसे लॉन्च किया गया, तो अभी 2 दिन पहले ही हुआ है, 2-3 दिन पहले, 1 फरवरी 2025 को ये लॉन्च हुआ है। सहयोग संस्कृति मंत्रालय, कंठ में भारत तो ऐसा ही लग रहा है ना, संस्कृति से संबंधित। तो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और आकाशवाणी तीनों के ये सहयोग से। इंपोर्टेंट क्या रहेगा, 1 फरवरी को है हर कंठ में भारत। इसके बाद श्रृंखला में क्या हो जाएगा, शास्त्रीय संगीत को जन तक पहुंचाना है, तो ये रहेगा प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे। अब ये तो नहीं आते हैं नॉर्मल, पर ये है कि कल्चर के लिए हर कंठ में भारत लॉन्च हुआ है आकाशवाणी का। उसके बाद है ग्रैमी अवार्ड। तो कल ग्रैमी अवार्ड दिए गए थे, तो किसके लिए दिए जाते हैं, सबसे पहली चीज तो मूवी के लिए, म्यूजिक के लिए। तो ग्रैमी दिए जाते हैं म्यूजिक के लिए। इस बार किसे मिला है, बियोंसे को पहली बार मिला है। मतलब वो सबसे बड़ी वैसे तो म्यूजिशियन है दुनिया में, पर उन्हें इस बार पहली बार मिला है। तो बियोंसे का जो एल्बम है काउबॉय कार्टर को बेस्ट कंट्री एल्बम श्रेणी में विजेता बनाया गया। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, एक तो बियोंसे का, और दूसरा भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, चंद्रिका टंडन है भारत की, उन्होंने क्या है, चंद्रिका टंडन को मिला है एल्बम त्रिवेणी है। तो एक तो देखो अभी क्या चल रहा है, संगम चल रहा है, मतलब संगम में महाकुंभ चल रहा है, तो ऐसे याद कर सकते, त्रिवेणी नाम से ही जो एल्बम है चंद्रिका टंडन की, उन्हें मिला है क्या, त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यूज एज एबियंट और चैट एल्बम का ग्रैमी अवार्ड। तो चैट एल्बम का ग्रैमी अवार्ड और बेस्ट न्यू एज एबियंट करके ये श्रेणी है, तो इस श्रेणी में मिला है। जबकि बेस्ट कंट्री एल्बम के लिए बियोंसे को मिला था। तो उसके बाद देखें, सबरीन कारपेंटर है, इन्हें पहले भी मिल चुका है। तो सबरीना कारपेंटर है, ये शॉर्ट एंड स्वीट के लिए मिला है। तो बेस्ट पॉप वोकल एल्बम है ये शॉर्ट एंड स्वीट के लिए, किसे मिला है, सबरीना कारपेंटर को। तो ये याद रखना है। तो इतना याद रखने, इस बार जो ग्रैमी का जो विशेष आयोजन हुआ था, तो वो जो लॉस एंजल्स में विनाश हुआ था आग के कारण, तो वहां पे मदद के लिए भी ये लोग आगे आए। तो नाम जो मेन इंडिया के लिए वो चंद्रिका टंडन को जो मिला है त्रिवेणी के लिए, और किस श्रेणी में मिला था, बेस्ट न्यू एज एविएंट या चेंट एल्बम का ग्रैमी, और बियोंसे को मिला, ये दोनों याद रखने हैं। उसके बाद आर प्रज्ञानंदन जो है, उन्हें टाटा स्टील चेज मास्टर खिताब जीत लिया है। तो इन्होंने गुकेश को हरा दिया था, जो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे, तो गुकेश को 2-1 से हरा दिया है इन्होंने। तो आर प्रज्ञानंदन है जो क्या है, अब मास्टर्स जीत चुके हैं टाटा स्टील वाला, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है, और ये कौन से दूसरे भारतीय बने हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है, तो दोनों फाइनल में अगर पूछा है, तो इस बार ये भी था कि फाइनल में दोनों लोग यही थे, गुकेश थे और प्रज्ञानंदन थे। तो ये अगला देखें, नौमी एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल। तो ये क्या है, टॉर्पीडो, टॉर्पीडो क्या होता है, जैसे ऐसे देखते हैं सबमरीन होती है जो पानी के अंदर रहती है, सबमरीन रहती है ना पानी के अंदर, वो सबमरीन जब किसी पे हमला करती है, जैसे सबमरीन ऐसे होती है पानी के अंदर रहती है, और ये कभी हमला करती है, तो इन्हें ही जो हमलावर इनकी मिसाइल टाइप के छोटे से होते, उन्हें ही कहा जाता है टॉर्पीडो। तो एक एम्यूनिशन, एम्यूनिशन हथियार कम टॉर्पीडो कम मिसाइल, तो ये क्या होगा, इसमें सारे गुण पाए जाएंगे, मिसाइल सिस्टम टाइप का एम्यूनिशन, कम टॉर्पीडो कम मिसाइल है। इसका नाम क्या है, वॉर्स LSAM, या इसे एक नाम दिया गया यार्ड 133 का जलावतरण हुआ है। जो ये शिप सी दिख रही है ना, ये शिप सारे काम करेगी, मतलब टॉर्पीडो, जबकि टॉर्पीडो मिसाइल कौन छोड़ता है, जो सबमरीन होती है पानी वो, ये टॉर्पीडो का भी काम यहाँ से मिसाइल भी हो जाएगा। तो सारे हैं इसमें LSAM और यार्ड 133 का जलावतरण हुआ है। तो प्रोजेक्ट जो 31 जनवरी को ये थाने में हुआ है, तो ये देखा है। इसका काम क्या होगा, मतलब उपयोगिता क्या है, नौसेना के संचालन में सहयोग, सहायक, हथियार, गोला बारूद सामग्रियों का चढ़ाई उतारने में भी उपयोगी रहेगा, जैसे कहीं पहुंचाना है तो ये सब करे। पूरी तरह से क्या है, स्वदेशी है, और भारतीय शिप डिजाइनिंग फॉर्म और भारतीय रजिस्टर ऑफ शिपिंग के सहयोग से बनाई गई। तो इंपोर्टेंट क्या है, एक तो थाने वाली याद रहेगा, कहाँ जलावतरण हुआ, थाने में, और ये है क्या, टॉर्पीडो कम मिसाइल है, तो दोनों चीजें हैं इसमें, यार्ड 133 है इसका नाम।
विश्व अंतर धार्मिक सद्भावना सप्ताह, ये क्या है सद्भावना सप्ताह? जैसे हम देखते हैं कि 1893 में स्वामी विवेकानंद गए थे ना विश्व धर्म सम्मेलन वाला, लगभग वैसे ही ये सद्भावना सप्ताह चलते हैं कि मतलब सद्भावना जो धर्म वाले हैं अंतर धर्म, तो इसमें भी वही होता है कि क्या होता है विभिन्न धर्म के लोग आएंगे आपस में बात करेंगे बढ़ावा देंगे, तो यही उद्देश्य है। पर ये कब स्टार्ट हुआ था? ये अभी का है, ज्यादा पुराने नहीं है, 2010 का है। होता कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये घोषित हुआ था, तो यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत होता है, ऐसा नहीं किसी देश विशेष में। अभी ये तो यूनाइटेड नेशंस के यहाँ फरवरी 1 से 7 फरवरी के बीच में, मतलब अभी ये चल रहा है। जो प्रस्ताव दिया था 2010 में इसका अंतर धार्मिक सद्भावना सप्ताह का, वो दिया था जॉर्डन के राजा जो हुआ करते हैं। जॉर्डन कहाँ है? इसराइल के पास है जॉर्डन, तो इसराइल के पास जब हम देखेंगे तो इधर जॉर्डन पड़ेगा पड़ेगा। तो जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने ये प्रस्ताव दिया था कि सभी धर्म के लोग संवाद करेंगे, तो इसे नाम दे दिया गया है। तो इसे देखा। उसके बाद है कैंसर जीनोम एटलस। अब भारत में देखते हैं कि जीनोम प्रोजेक्ट चलते हैं। जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? सबकी अगर जीन हमें पता होंगी, डीएनए सीक्वेंसिंग पता होगी, तो अगर व्यक्ति में कोई बीमारी होती है तो हमें पहले से पता हो जाएगा ना कि उनका जीन ऐसा है, उनका डीएनए स्ट्रक्चर ऐसा है, तो कौन सी बीमारी हो सकती है। किसी को जैसे उनकी जीन में ऐसे गुण है कि शुगर आ रहा पहले से हो सकती है, संभावना है, तो व्यक्ति पहले से ही डॉक्टर से सलाह ले लेगा, तो बड़ी बीमारी होने से बच जाएंगी। तो वैसे ये वो जीन के लिए चलाया गया था कैंसर जीनोम प्रोजेक्ट हो जाए। इसमें क्या होगा? जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, कैंसर के कौन से प्रकार भारत में ज्यादा हो रहे हैं, कौन सी स्टेज पे इंसान है, जीनोम क्या सीक्वेंस क्या है, डीएनए प्रोफाइलिंग हो जाएगी कि जो कैंसर वाले लोग हैं उनका क्या सीक्वेंस रहता है, किन लोगों में ज्यादा हो सकता है। तो इस उद्देश्य से आईआईटी जो मद्रास है ने विश्व कैंसर दिवस से पहले लॉन्च किया गया भारत कैंसर जीनोम एटलस की स्थापना। एटलस क्या है? वो पूरा जैसे मानचित्र बनाया जाता है, इसमें कैंसर का मानचित्र बना दिया जाएगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये सारी चीजें। अब इसमें क्या है मेन जो आ सकता है वो आईआईटी मद्रास है, तो उत्तर भारत का नहीं है, आईआईटी मद्रास ने ये किया है जाके। सबसे पहली चीज ये याद रखनी है, आईआईटी मद्रास क्या है, सैन जो कैंसर है उसका जीनोम वगैरह वो सारी प्रोफाइलिंग होगी। प्रोफाइलिंग होगी तो क्या हो जाए, इलाज भी तो सस्ता हो जाएगा। आप सोचो कैंसर हो जाएगा तब व्यक्ति को पता चला, अगर पहले से संभावना है कि आपको मान लो 20% संभावना है कि कैंसर हो सकता है जैसी जीवन शैली है, तो व्यक्ति पहले से ही डायग्नोस्टिक करा लेगा ना, आराम से पता चल जाएगा। तो सस्ती डायग्नोस्टिक किट भी ये मुहैया कराएंगे और पहले से पता चल जाएगा, तो कैंसर का इलाज भी आसान हो जाएगा। तो अभी ये किसके लिए मेनली? जिन्हें हो चुका है, तो स्टेज वगैरह और जीनोम प्रोफाइलिंग उनकी तैयार हो जाएगी, तो उससे क्या है सस्ती दवा भी मिलेगी। उसके बाद है ट्रंप ने नए टैरिफ चला दिए, इससे ट्रेड वॉर हो रहा है। तो कनाडा ने जैसे अभी शिकायत की है डब्ल्यूटीओ वगैरह में, अब वैसे ही मैक्सिको और कनाडा पे 25% टैरिफ लगा दिए, मतलब 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसके बाद चाइना के टैरिफ पे 10% की बढ़ोतरी की है। तो ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका के लोगों की नौकरियां जा रही, तो ये सब विवाद का विषय है। तो बस इतना याद रख सकते, याद है कितना लगा है ये है। उसके बाद है चंद्रिका टंडन, जो अभी देखा था इन्हें ग्रैमी मिला है, तो ये है तो 87 में अभी ग्रैमी अवार्ड्स था, बेस्ट न्यूज एट एम्बियंट या चेंट एल्बम के लिए इन्हें मिला है। इनके सलाहकारी कलाकार को भी मिला है जो विदेश के हैं, जो है बाउलर बाउटर कैलरमैन, कैलरमैन ऐसे याद करें, केलरमैन करके, दक्षिण अफ्रीका के केलरमैन बाउटर। उसके बाद है एक मात्सुमोतो, मात्सुमोतो नाम सुन के ही लग जाएगा, तो मात्सुमोतो जापान का ही है नाम, और है बाउटर केलरमैन, तो ये याद रखना है, ये कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। तो इन्हें मिला है ये। उसके बाद है, अब पहली बार जब भारतीय किसी भारतीय को मिला था तो पंडित रविशंकर को मिला था 1968 में, तो बहुत पहले मिला था, तो 1968 में मिला था। अब तक 14 लोगों को ये मिल चुका है। उसके बाद है काशी विंध्य विकास क्षेत्र, तो काशी को जहाँ जानते हैं वाराणसी, और उसी एरिया में विंध्यन माउंटेन है, तो काशी विंध्यन विकास क्षेत्र। तो औद्योगिक हब बनाकर स्थानीय उत्पाद जैसे जीआई टैग वगैरह के लिए मिलते हैं, तो वैसे ही है, तो स्थानीय उत्पादों का निर्यात बढ़ाना, क्योंकि अभी यूपी में चल भी रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला, चल रहा है कुछ सालों से। तो वैसा ये कि स्थानीय उत्पादकों को निर्यात से जोड़ देना है, यही है काशी विंध्यन विकास क्षेत्र। तो क्या है, निर्यात को बढ़ावा देना, ऐसा नहीं हो कि रोड बना रहे हैं ऐसी चीज, मेन है कि निर्यात को बढ़ावा देना और तेजी तो लानी है। शामिल जिले कौन से? तो इस एरिया में अगर यूपी का मैप देखें तो इस एरिया में जौन से जिले हैं वही तो होंगे, तो इस एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो इधर वाराणसी पड़ जाएगा, तो वाराणसी जौनपुर मिर्जापुर ये सब, चंदौली भदोही ये सब इसी एरिया में, इतने में तो वही है।
जैसे बनारस की साड़ी होती, लकड़ी के खिलौने इस वाले एरिया के हैं, तो ये सब चीज़ें फेमस है। उसका लास्ट आज का है बेल्जियम को लेकर, तो वॉर्ट डी बेवर, तो वॉर्ट डी बेवर जो है वो बेल्जियम के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ऐसे तो कमियां आते हैं, मेन है थोड़ा लोकेशन है। लोकेशन का है बेल्जियम का, ये रहा बेल्जियम की लोकेशन। तो ये समुद्र से लगा है कि लैंड लॉक है? बिल्कुल समुद्र से लगा है। यही नीचे लग्जमबर्ग है एक, ये लैंड लॉक है। तो लग्जमबर्ग लैंड लॉक है, और ये क्या है बेल्जियम। तो बेल्जियम वाला एरिया कहाँ से लगा हुआ है? समुद्र से लगा हुआ है। तो इतना याद रखना है। बेल्जियम पास में ही नीदरलैंड है, इधर कौन सा? फ्रांस। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये याद रखना। और ये वाला एक हो गया। तो ये था आज का 4 फरवरी का जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थे।